ठीक है, ये हमने देख लिया कि टेबल या कॉलम का नाम जो है वो लेटर से स्टार्ट होना ज़रूरी है, और लेंथ जो है कॉलम के नाम की या फिर टेबल के नाम की वो मिनिमम 1 कैरेक्टर और मैक्सिमम 30 कैरेक्टर होनी चाहिए। उसमें A to Z 0 to 9 अंडरस्कोर $, और हैश आ सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट से होना चाहिए। और एक नाम का अगर आपके पास ऑब्जेक्ट मौजूद है, उस नाम का आप दूसरा ऑब्जेक्ट सेम स्कीमा में नहीं बना सकते, और वो कोई ओरेकल सर्वर का रिजर्व वर्ड भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, टेबल क्रिएट करने के लिए आपके पास जो है टेबल क्रिएट करने के राइट्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो सैम्पल यूज़र बने हुए हैं इनके पास ये राइट्स हैं, और अगर आप ये राइट्स चेक करना चाहें तो आप इनको चेक कर सकते हैं। यूज़र कौन सा, ये सिस कौन सा है? ठीक है, हम इससे कनेक्ट हुए अपने यूज़र से, और हमने लिखा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सेशन अंडरस्कोर प्रिविलेजेस PRIVS। तो इसमें आपको डिफरेंट प्रिविलेज नज़र आ रही हैं, अभी इसके हम डिटेल में नहीं आ रहे। बहरहाल हमें सिर्फ ये देखना है कि इसके पास क्रिएट टेबल के राइट्स हैं या नहीं है। तो क्रिएट टेबल यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो यूज़र स्क्वाड है ये टेबल क्रिएट कर सकता है। ठीक है, एक बात, और स्टोरेज एरिया भी डिफ़ॉल्ट यूज़र को असाइन हुआ होता है। वो जब हम यूज़र क्रिएट करना सीखेंगे तो वहाँ हम देखेंगे प्रिविलेजेस क्या होती हैं, कैसे दी जाती हैं, और स्टोरेज किस तरह से एलोकेट की जाती है। टेबल क्रिएट करते वक्त आपको जो चीज़ बतानी ज़रूरी होती है वो ये कि टेबल का नाम क्या होगा। ज़ाहिर टेबल का नाम बताएंगे तो टेबल बनेगा, और उसके अंदर कॉलम्स कौन कौन से रखने हैं, और कॉलम्स की डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, और अगर लेंथ का कोई साइज़ का उसमें पैरामीटर है तो उसको कैसे आपने सेट करना है। किसी भी टेबल में मिनिमम एक कॉलम तो बनेगा। ठीक है, ऐसा टेबल तो नहीं हो सकता कि टेबल का नाम रख दिया अंदर कॉलम नहीं है, एक कॉलम तो होगा। मैक्सिमम 1000 आप उसमें रख सकते हैं 10G के अंदर। ये तो वही बात है पिछली आईडी, इसको छोड़ दें। अच्छा, इसमें भी हम बाद में बात करेंगे, अब हम आ जाएं एक मिनट यहाँ पर। डेटा टाइप्स डिफरेंट जो आप क्रिएट कर सकते हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले वर्चार2। वर्चार2 अगर हम देखें तो हमें अक्सर यहाँ पर डिस्क्राइब करें EMP, तो इसमें भी नज़र आ रही है। ठीक है, वर्चार2 किस लिए है? आपकी करेक्टर डेटा जो होता है या अल्फान्यूमेरिक भी हो सकता है, उसको स्टोर करने के लिए हम वर्चार2 यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ और मैंने लिखा क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम हमने रख दिया ABC या कोई भी नाम रखा, ब्रैकेट ओपन। उसके बाद हम बताते हैं कॉलम का नाम क्या रखना है। तो मैंने एक कॉलम का नाम रखा ID। ठीक है, कॉलम का नाम ID, जैसे यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर है हमने ID रख लिया, और देन आपने बताया इसकी डेटा टाइप क्या होगी। डेटा टाइप अगर आपने लिख दिया नंबर, ठीक है, इसका मतलब इसकी डेटा टाइप नंबर होगी। लेंथ आपने नहीं बताई तो इसका मतलब आप जितनी लेंथ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने लिख दिया 4 कि इसमें आप 4 डिजिट तक वैल्यू दे सकते हैं, यानी कि आपकी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज हो सकते हैं? मैक्सिमम 9999। ठीक है, अगर आपने यहाँ 6 लिख दिया तो इस तरह से बढ़िया है। ठीक है, इन चीज़ों को हम बाद में भी ऑल्टर कर सकते हैं, तो ये कोई इशू नहीं है। नेम, एम्प्लॉय का नाम। एम्प्लॉय का नाम सेव करने के लिए हमें जो डेटा टाइप रिक्वायर्ड है वो है वर्चार2। आप वर्चार लिखते हैं वो भी वर्चार2 होता है, सिनोनियम है उसका। इसमें जो चीज़ हमें बतानी होती है वो ये कि इसमें मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है। हमने अगर लिख दिया 30, उसका मतलब क्या है कि नेम की फील्ड में आप जो डेटा इनपुट देंगे वो मैक्सिमम, ये मैक्सिमम साइज इसमें हम बता रहे हैं 30 तक होगा। मिनिमम नहीं है कि आपको 30 देना ही देना है। इसी का नाम अली है तो वो 30 कैरेक्टर कैसे करेगा? 3 कैरेक्टर्स में उसका नाम हो गया। तो ये मैक्सिमम जो है आप इसमें लिमिट बता रहे हैं। मिनिमम कितनी लिख सकते हैं आप इसमें? 1, मिनिमम 1, और मैक्सिमम वो तो हमने लिख दिया ना। मैक्सिमम इसकी लिमिट क्या है? 4000 बाइट्स या 4000 कैरेक्टर्स जो है आप इसमें लिख सकते हैं, अगर आपने यहाँ पर 4000 लिख दिया। ठीक है, वरना वो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप लिखते हैं कि ये जो फील्ड है इसमें जो है अंदाज़न इतना डेटा आएगा, तो हमने इसको 30 कर दिया। लेकिन मैक्सिमम आप कहाँ तक जा सकते हैं? 4000 के लिए। तो करेक्टर डेटा जो है स्टोर इसमें होता है। सर इसमें देनी होती है डिफॉल्ट कुछ? ये देना ज़रूरी है, मैक्सिमम आपको देना ज़रूरी है। आप सिर्फ ये नहीं लिख सकते वर्चार2। करना
नंबर में अगर नहीं लिखते तो डिफॉल्ट क्या होता है? नहीं है ना, फिर कोई लिमिट नहीं है उसमें, कोई लिमिट नहीं। वो आप जितना भी लिखना चाहें लिख सकते, उसकी एक लिमिट है, लेकिन बहरहाल वो इतनी ज़्यादा है कि वहाँ तक पहुँचे, 38 डिजिट बहुत ज़्यादा होता है, 1 2 3 38, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लिमिट है। अच्छा, एक कॉल हमने बनाया है जॉब का। अब जॉब क्या है, इसकी डेटा टाइप क्या होगी, ये वर्चर टू हम रख सकते हैं, लेकिन आपके पास करेक्टर डेटा के लिए एक और डेटा टाइप है जिसको हम चार कहते हैं, ठीक है। ये भी सेम वही चीज़ है जो कि ये अब ये रखी है, ये रखे, दोनों सेम पर्पस के लिए यूज हो रही है, लेकिन दोनों में जो फर्क है वो क्या है। सबसे पहली बात ये कि इसकी मैक्सिमम जो लिमिट है वो 2000 है, तो एक फ़र्क क्या आया कि मैक्सिमम स्टोरेज लिमिट है, इसमें 2000 कैरेक्टर आप स्टोर कर सकते हैं, इसमें 4000 कर सकते हैं, लेकिन ये भी कोई इतनी खास लिमिट नहीं, क्योंकि रीज़न नहीं है कि हम जो बना रहे हैं, हमने तो 30 का बनाना है, तो हम ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, लेकिन हम वर्चार 2 ही क्यों रखें, वहाँ पे वर्चार 2 क्यों लिखा हुआ है, करेक्टर क्यों नहीं लिखा हुआ है। न्यूमेरिक ईमेल की फील्ड भी हो सकती है, ठीक है, जो करेक्टर फील्ड होती है अल्फ़ा न्यूमेरिक होती है, इसमें अल्फ़ाबेट भी आ सकते हैं, आपके सिंबल भी आ सकते हैं और नंबर भी आ सकते हैं। मेन डिफरेंस जो है वो ये कि इसका इंटरनल स्टोरेज मैकेनिज्म या सिस्टम क्या है। वर्चार 2 क्या करता है, अगर फर्स्ट करें यहाँ पर हमने नेम की कितनी रखी है 30, जब आप इसमें डेटा ऐड करेंगे और मैंने इसमें लिखा अली, कितने कैरेक्टर्स हैं, 3 कैरेक्टर, ये बैक पे 3 कैरेक्टर के इक्विवेलेंट जगह रहता है। वर्चार 2 को हम वेरिएबल लेंथ भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि आपने जितना लिखा है उतनी ही स्टोरेज में जगह लो, ठीक है, लेकिन करेक्टर क्या करता है, अगर करेक्टर में 30 लिखा हुआ है और आपने अली लिखा, वो 30 के इक्वल पीछे जगह ले लेगा, ये इसके अंदर है, इसको हम फिक्स लेंथ कहते हैं। जो मेन डिफरेंस जो है वो ये है इनका कि वर्चार 2 जो है वो क्या है, वेरिएबल लेंथ है, जितना डेटा आप इसमें लिखेंगे बैक पे स्टोरेज पे उतना ही यूज़ करेगा, जबकि करेक्टर डेटा क्या है, जितना आप लिखें, चाहे एक करेक्टर लिखें 10 लिखें, मैक्सिमम जो साइज आपने यहाँ डिफाइन किया हुआ है स्टोरेज में वो उतना ही लेगा। तो बेस्ट कौन सा नहीं किया तो सर 2000 लेगा, डिफाइन करना ज़रूरी होता है, ठीक है, इसमें भी आपको डिफाइन करना ज़रूरी है, इसमें भी डिफाइन करना ज़रूरी है, आप डिफाइन नहीं करेंगे तो ये एरर दे देगा आपको। सर अगर हम सिर्फ 4 वाले यूज़ करते हैं और उसमें 30 देते हैं, जब उस पर लेंथ की हम वो लगाते हैं, वो क्या है उससे क्या लेंथ क्या 30 शो करेगा, ये चेक करना पड़ेगा, ये मुझे कंफर्म नहीं है, जैसे कर लेंगे हम चेक, एक दफ़ा हमने किसी डेट में देखा, हाँ उसके अंदर आ रहा है, हाँ तो वहाँ खैर हम इसको चेक कर लेंगे, लेकिन मेन चीज़ क्या, हम इस वजह से जो है ना स्टोरेज की वजह से इसको यूज़ कर रहे होते हैं। करेक्टर भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन हम ऐसी जगह पे यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे हमने एक जेंडर का कॉलम बनाते हैं, ठीक है, अब इसमें मैंने लिख दिया करेक्टर 1, क्योंकि इसके अंदर करेक्टर एक आप देंगे, या तो आप लिखेंगे एम या तो लिखेंगे आर, तो इसकी जगह इतनी बनती है, यानी कि कोई फिक्स वैल्यू टाइप की चीज़ है ना, तो वहाँ पर आप ये भी दे दो, कोई इशू नहीं, क्योंकि चाहे आप ये रखें या वो रखें कोई फ़र्क ही नहीं है, तो ऐसी जगह पे भी आप इसको रख सकते हैं। सर एक चीज़ और आपने कहा, जैसे वो अब जॉब पे आपने कहा मिनिमम, अगर आपने मैक्सिमम 30 दिए तो मिनिमम 1 होनी चाहिए, हम कहीं पे ऐसा भी हो सकता है जॉब ना डालें, नल भी तो वैल्यू हो सकती है। नहीं, नल तो वैल्यू ही नहीं है ना, वैल्यू ही नहीं है वो, यानी कि इसमें कुछ आया ही नहीं है, तो वो तो नल है, ठीक है ना। अगर इस तरीके से सवाल आए मिनिमम तो हम 1 ही नहीं, अगर आपने उसमें मिनिमम एक वैल्यू लिखी है तो देन उसका मतलब वो 30 के बराबर स्टोरेज ले लेगा, लेकिन आपने लिखा ही नहीं है तो उसका मतलब उसने कोई स्टोरेज ही नहीं ली आपकी, तो ये हो सकता है। नंबर में अब हमने यहाँ लिखा 6 डिजिट हो गए, और 4 लिख दिया 4 डिजिट हो गया, नहीं लिखा तो ये भी वेरिएबल लेंथ के तौर पे काम कर रहा होता है, यानी कि जितना लिखा है उतने हिसाब से स्टोरेज कर लेगा। इसमें एक चीज़ लिखी है नंबर के साथ PS, प्रिसिशन और स्केल, यानी कि अगर आपके पास सैलरी का कॉलम है, ठीक है, अब सैलरी जो है उसमें आपका टैक्स भी कट रहा होगा, डिफरेंट चीज़ें हैं, तो आपका आंसर जो सैलरी है वो पॉइंट्स के अंदर हो सकता है आ रही, उसके लिए हम लिख सकते हैं नंबर, और ये सिर्फ प्रिसिशन लिखा था जिसका मतलब है 6 डिजिट इसके अंदर आ सकते हैं, लेकिन अगर मैं लिख दूँ 6,2 उसका मतलब क्या होगा, ये इसकी लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है, और इसमें आखिर के 2 अगर आप डेसिमल यूज़ करना चाहें तो आप डेसिमल यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या ये वैल्यू आ सकती है, ये वैल्यू नहीं आएगी इसके अंदर, इस टाइप की वैल्यू है, मतलब मैक्सिमम ये 999 तक जाएगा, उससे आगे की वैल्यू नहीं लिख सकता। खैर हम इसको ऑल्टर कर सकते हैं, ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है।
और ये ज़रूरी नहीं है इसके अंदर कि आप इसमें स्केल लिखें या प्रेसिशन लिखें, ये भी हमने बात कर ली। हम सिर्फ नंबर लिख दें तो आपकी मर्जी है। डेट जो है आपकी डेट एंड टाइम स्टोर करने के लिए होती है, और हमने ये पढ़ा था कि अगर हम सिर्फ डेट भी ऐड करें तो ऑटोमेटिकली वो जो है टाइम स्टोर कर लेता है। अगर आप एक एग्जांपल देखें कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP, ये आपके पास डेटा है और डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में आपको डेट नज़र भी आ रही है। अगर हम लिखें इंसर्ट इनटू EMP और मैंने सिर्फ एम्प्लॉय नंबर और हायर डेट लिखी, ठीक है, और मैंने लिखा वैल्यूज़ में 10 सिस डेट, ठीक है, और जब हम इसको चेक करते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर एम्प्लॉयर नंबर इक्वल टू 10, हमें यूँ दिखा रहा है। ऑल्टर सेशन की कमांड थी जो जिसे हम टाइम सेट करते हैं, ऑल्टर सेशन सेट NLS डेट फॉर्मेट इक्वल टू, और यहाँ हमने लिखा कि हमें जो है इस फॉर्मेट में दिखाओ DD MM RR HH24 MISS MMM हो गया वो, नहीं MM कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे हैं। और अब हम ये क्यूरी परफॉर्म करके देखते हैं, तो अब हमें क्या नज़र आ रहा है। हमने सेव करते वक्त टाइम तो नहीं दिया था, लेकिन उसने ऑटोमेटिकली वो टाइम भी ऐड कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, डेट का जो कॉलम होता है वो डेट की जो डेटा टाइप है वो टाइम को भी साथ में स्टोर करती है। अब आप देखना चाहें ना देखना चाहें वो एक अलग बात है, लेकिन वो साथ में ये स्टोर कर रहा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर सर हमने डेट ही कोई मतलब प्रीवियस डाली है, तो उसको टाइम क्या रखेगा, जब डाली होगी इंसर्ट इनटू EMP। अच्छा, अब तो सेशन ये हमने अब इसी फॉर्मेट में देनी पड़ेगी, इसको रीसेट करते हैं पहले। जिस फॉर्मेट में आपके पास आ रहा है आपको इंसर्शन करते वक्त वही फॉर्मेट देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तो हम ऐसा कर लेते हैं, इसके लिए हमारे पास ये मेथड होता है। अगर आपके पास ये डिफ़ॉल्ट चल रहा है, जैसे ये आपका डिफ़ॉल्ट था, मैं इस पर इसको वापस लाया, और हमने जब इसमें डेट ऐड की हाई डेट, तो इसने टाइम भी स्टोर कर लिया। अगर आप चाहते हैं टाइम स्टोर ना करें तो हमने लिखा इंसर्ट इनटू EMP और एम्प्लॉय नंबर और हायर डेट। एम्प्लॉय नंबर बार बार शामिल क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये रिक्वायर्ड कॉलम है, इसको आप नल नहीं छोड़ सकते, ठीक है। वैल्यूज़, और वैल्यूज़ में अब हमने लिखा 11, 2 डेट, ठीक है। टू डेट कर लें, या एक काम एक और हम करके देखते हैं, ट्रंक ऑफ सिस डेट, ठीक है। सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर 2 4 ऑफ हाई डेट में DD MM RR और HH24 MISS फ्रॉम EMP हायर डेट। हमने जो लास्ट कौन सा रिकॉर्ड किया है, 11, हमने उसको ट्रंक करा दिया, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं, पिछली डेट अगर स्टोर करें हम लिखा इंसर्ट इनटू EMP एम्प्लॉय नंबर हायर डेट, और इसमें हमने लिखा वैल्यूज़ में 1 2 और सिस डेट -300, ठीक है। क्या कह रहे हैं, अभी का टाइम आ जाएगा, डेज खाली माइनस करेगा। ये चेक करते हैं। सेलेक्ट 2 4 ऑफ हाई डेट में से DD MM का बटन पे DD कहाँ से आ रहा है, HH24 MISS फ्रॉम EMP। अभी का आ गया। वो टाइम करंट टाइम उठा रहा है साथ। अगर आप टाइम नहीं चाहते तो आप ट्रंक कर दें उसको, तो वो उसको ट्रंक कर देता है। अच्छा, डेट एंड टाइम में डेट स्टोर करने के लिए लॉन्ग वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर डेटा अप टू 2 GB, यानी कि 4000 वर्चर 2 के अंदर है, कैरेक्टर 2000 ये आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगर ये भी कम पड़ जाए तो आपके पास एक ऑप्शन है लॉन्ग,
ये पुराना एक डेटा टाइप है, 9 से पहले तक ये होता था, अब भी यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन अब इसकी रिप्लेसमेंट आ चुकी है और रिकमेंड है कि आप वही यूज़ करें, ठीक है। डेटा क्या है इसके अंदर, एम्प्लॉय की रिज्यूम, ठीक है, एक पेज पे भी हो सकती है, 10 पेजेस पे भी हो सकती है, ज़्यादा जगह ले रही है, उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रोडक्ट है, उसकी कोई वो है डिस्क्रिप्शन है, इंफॉर्मेशन है, अब वो आपने जितना लंबा लिखना है लिखें, उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, 2 GB बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन बहरहाल इसका ऑल्टरनेट जो है आपके पास वो सी लॉग है, 9 से जो है वो सी लॉग इंट्रोड्यूस किया डेटा जो सेम इसका ऑल्टरनेट दिया है, करेक्टर लॉन्ग ऑब्जेक्ट, सेम यही काम के लिए, और स्पेस भी इसकी डबल कर दी, 4 GB तक का आप डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। और आप सिंपल जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ये रिज्यूम का इसमें कॉलम है और मैंने इसका नाम रख दिया डेटा टाइप का सी लॉग, मैं लॉन्ग भी रख सकता था लेकिन आपने सी लॉग रख दिया। सी लॉग रखना इसके मुकाबले में रिकमेंड है। वजह क्या है, एक वजह तो ये है कि अगर आपने एक टेबल के अंदर लॉन्ग का कॉलम डिफाइन कर दिया तो उसमें एक ही कॉलम हो सकता है लॉन्ग का, एक और आप डिफाइन नहीं कर सकते, ये इशू है। करेक्ट, सी लॉग में ये इशू नहीं है, एक टेबल के अंदर एक ही हो सकता है लॉन्ग का, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर नहीं है, और भी कुछ रिस्ट्रिक्शन इसके अंदर मौजूद है, परफॉर्मेंस रिलेटेड है। तो बहरहाल रिकमेंड जो है वो ये है कि अगर आपको लॉन्ग यूज़ करें तो आप लॉन्ग यूज़ ना करें बल्कि सी लॉग के ऊपर आ जाए। अगर आपको ज़्यादा डेटा स्टोर करना है और आप समझते हैं 4000 जो लेंथ है वो अगर आपको कम पड़ रही है तो देन आप सी लॉग पर आ जाए। इसमें मैक्सिमम वैल्यू देनी पड़ती है? नहीं, इसमें नहीं देनी पड़ेगी, वो वेरिएबल है, 4 GB तक की सपोर्ट है। 4 GB बहुत ज़्यादा होता है, इतना डेटा लिखने वाला डेटा तो 4 GB तक कोई वर्ड की फाइल भी नहीं होती, वर्ड 4 GB की आपके पास। इसी तरह से आपके पास रॉ एंड लॉन्ग रॉ मौजूद होते थे बाइनरी डेटा के लिए। आपका मल्टीमीडिया रिलेटेड कोई पिक्चर, इमेज, सकता है साउंड या वीडियो है, इसको अगर आपको स्टोर करना है उसके लिए आप रॉ और लॉन्ग रॉ यूज़ करते थे। इसका ऑल्टरनेट जो है आपके पास 9 से वो है बी लॉन्ग, बाइनरी लॉन्ग ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या करता है, आपके ये जो मल्टीमीडिया रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्ट है आप उसको स्टोर करना चाह रहे हैं, इमेजेस होते हैं आमतौर पर, ठीक है, वीडियोस हो सकती हैं, इनको स्टोर करने के लिए आप यूज़ करते हैं। लेकिन इनको इनमें डेटा ऐड करने का एक ख़ास मेथड होता है। ये जिस तरह से हम नॉर्मल डेटा ऐड कर रहे हैं इसका ऐसा नहीं होता, इसके लिए PL के प्रोग्राम्स होते हैं जिसके ज़रिए हम इसमें डेटा लोड करते हैं और इसको देखने के लिए आप फॉर्म लेवल पे काम करते हैं, यहाँ पर आप इस पर क्यूरी नहीं कर सकते। अगर आपने कोई एक कॉलम फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ बना दी इमेज और मैंने इसकी डेटा टाइप रख दी बी लॉग, इस पर आप क्यूरी नहीं परफॉर्म कर सकते टेबल में। अगर आपने लिखा सेलेक्ट स्टाइल फ्रॉम ABC, ये आपको एरर दे देगा। तो क्यूरी के अंदर आप वो कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि बी लॉग के अलावा है, लेकिन आप स्टेरिक यूज़ करेंगे तो जाहिर है ये कॉलम भी आएगा, ये आपको वहीं पर एरर देते कि कॉलम ऐसा है जो कि सपोर्टेड नहीं है, तो इस पर आप क्यूरी नहीं कर सकते। 10G तक, 11G में आप क्यूरी कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको डॉस वो जो प्रॉम्प्ट है उस पर पिक्चर दिखा देगा, वो हेक्सा के अंदर आपको वैल्यू दिखा देता है, यानी कि आपको एरर नहीं देगा कि आप क्यूरी परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन 10G तक इसमें एरर आ जाएगा। बी फाइल, आपका ये जो बी लॉग है ये क्या कर रहा है, इमेजेस या मल्टीमीडिया जो भी चीज़ है उसको स्टोर कर रहा है कहाँ पे, डेटाबेस के अंदर, ठीक है। अब ये चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल कैरेक्टर या नंबर टाइप से अगर आप कंपैरिजन करें ये ज़्यादा स्पेस लेती हैं, ठीक है, स्टोरेज बहुत ज़्यादा लेंगी, एक इशू, परफॉर्मेंस का अलग इशू आएगा, ठीक है। तो उसका अल्टरनेट आपके पास है बी फाइल। ये क्या चीज़ है, बाइनरी डेटा सेम मल्टीमीडिया रिलेटेड चीज़ ही है, लेकिन आप उसको एक्सटर्नल बाहर सेव कर सकते हैं। बाहर सेव करने का मतलब क्या होगा कि आपने एक फोल्डर डायरेक्टरी बनाई है डी ड्राइव के अंदर, आपने अपना ऑब्जेक्ट वहाँ रखा हुआ है और आप उसको जो है एक्सेस कर सकते हैं क्यूरी के ज़रिए। इंटरनली डेटाबेस के अंदर जो है उसका जो पॉइंटर या लोकेटर है वो होगा और एक्चुअल डेटा डेटाबेस से बाहर पड़ा, यानी कि जब आप क्यूरी करेंगे, जब उसको एक्सेस करेंगे तो वो टेबल में जाएगा तो टेबल में पता लगेगा ये फला जगह पे पड़ी है फाइल, वहाँ से बाहर से लेकर आ जाएगा। इससे फ़ायदा में क्या है, डेटाबेस के ऊपर स्टोरेज नहीं ले रहा, OS लेवल पे चली गई बात, बाहर हो गया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ सकता है, अगर आप अपग्रेड करते हैं तो आपको इसको अलग से मैनेज करना पड़ेगा। आप डेटाबेस को दूसरे वर्जन में लेके आ रहे हैं तो इसको भी फिर आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये भी फाइलें रखी है। अंदर रखने से क्या फ़ायदा है, क्योंकि वो डेटाबेस के अंदर ही है तो साथ ही चली गई, तो इसके भी कुछ फ़ायदे हैं कुछ नुकसान भी हैं। तो आप इनमें से जो भी यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। आमतौर पर बी फाइल यूज़ हो रहा होता है जी। इसका बैकअप अगर ये है
तो इसका बैकअप भी आपको बाहर अलग से लेना पड़ेगा। इसका अंदर से कोई ताल्लुक ही नहीं है, सिर्फ लिंक है। मेरे पास स्टॉक में एंट्री हुई है कि ये माल मेरा फला जगह पड़ा हो, इस तरह से ये चीज़ मौजूद है आपके पास। अगर हम उस फोल्डर का नाम चेंज कर रहे हैं तो नहीं ये अब आप इसका जवाब खुद ही देते हैं। अगर आप इसका फोल्डर का नाम चेंज कर देंगे तो क्या होगा? आप अपने विंडोज़ के फोल्डर का नाम चेंज करके देखें क्या होता है, कल बताना मुझे नेक्स्ट क्लास में। अगर नहीं हो ना तो एक और हल बता दो, डॉस पे आना, रेन की REN की कमांड होती है, उससे आप चेंज करना। उसके बाद जो भी हो वो बताना ज़रूर कि क्या होगा। क्यों यार, आप लोकेशन चेंज कर देंगे तो जाहिर है उसको वो ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा ना। दूसरी ड्राइव में विंडोज फिर करके दे। पक्का कर रहा हूँ। नहीं, लोकेशन जाहिर है चेंज हो गई। ये तो मुझे सिर्फ मुझे पता है हाँ। कि मैंने इसका डाटा इस ड्राइव के अंदर रखा हुआ है, आपको नहीं पता। आप इसको क्यूरी करेंगे, इसमें डायरेक्टरी नेम और उसमें फाइल नेम लिखा हुआ आ रहा होता है। उसका पूरा प्रोसीजर होता है, हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं, डायरेक्टरी की इन्फॉर्मेशन ओरेकल के अंदर स्टोर होती है। डायरेक्टरी का मतलब फला लोकेशन, लॉजिकल नेम ऑफ फिजिकल एड्रेस, यानी कि डी के अंदर ABC नाम का फोल्डर ये फिजिकल है, और ओरेकल के अंदर लॉजिकल डायरेक्टरी बनती है ABC का मतलब है डी के अंदर ABC का जो फोल्डर है, तो वो उसको पता होता है। अब आप नाम चेंज कर देंगे तो जाहिर है मॉनिटर्स पे तो कैसे असर पड़ेगा ना, वो जाहिर है वो लोकेशन उसको नहीं मिलेगी, वो एड्रेस दे देगा। डेटाबेस और दोनों कनेक्ट सर्वर पे लोड नहीं पड़ेगा। जिस पे सर्वर पे जब आप क्वेरी लिख रहे हैं और वहाँ से आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसको इमेज या वीडियो एक्सपायर जो भी लेकर आ रहा है। नहीं, लोड किस बात पे? लोड तो जाहिर है अगर पढ़ना है तो वो तो आपके डेटाबेस के अंदर रखा है तब भी लोड है। लोड तो दोनों सूरतों में पड़ रहा है। वो कनेक्ट कर रहा है ओएस के साथ, कनेक्ट करके फिर आउटपुट उधर डेटाबेस में देगा। डेटाबेस में नहीं आ रहा एक्चुअली। आप इसको SQL प्लस की विंडो से बाहर आ जाए, फॉर्म लेवल पर आ जाए, फॉर्म पर है कि वहाँ से सिर्फ रीड करके आपको दिखा रहा है। ये भी लोड नहीं हो रही एक तरह से डेटाबेस के अंदर। एक डेटा टाइप है आपके पास रो आईडी की डेटा टाइप जो है हमें इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। ओरेकल इसको खुद मैनेज करो। ये सूडो कॉलम है आपका, ठीक है। अगर आप देखें, मैं लिखूँ डिस्क्राइब करूँ EMP में तो आपको एक कॉलम नज़र आ रहा होगा इसमें जिसकी डेटा टाइप रो आईडी है। कहाँ है? नहीं है ना, ये सूडो कॉलम है। ये मतलब ये मौजूद है लेकिन दिखता नहीं, हिडन है, ठीक है। एक अगर मैं लिखूँ सेलेक्ट रो आईडी, ठीक है, कॉमा आगे जो भी मुझे कॉलम चाहिए, जॉब कॉमा सेल्फ फ्रॉम EMP, तो बाकी डेटा तो आ रहा है। और ये क्या आ रहा है फिर साथ में? रो आईडी क्या चीज़ होती है? हर रिकॉर्ड, हर रो का एक फिजिकल एड्रेस होता है, एक कोड होता है। ये 64 बिट स्कीम के जरिए काम कर रहा होता है कि कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z और आपके 1 to 10, 0 to 9 जो नंबर्स होते हैं उनके कॉम्बिनेशन से बन रहा होता है। और इस कोड का एक मतलब होता है, ठीक है। जब हम इंडेक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर अगर किसी ने क्वेश्चन किया तो हम इस पर बात कर लेंगे। नहीं किया तो उसकी ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि SQL लेवल की ये चीज़ ही नहीं है। मैंने तभी याद दिला दिया, किसी ने लिख लिया होगा आप कमिटमेंट कर दें कि कोई पूछे ना कुछ आप बता दें। DBA के अंदर तो हमने पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि वहाँ तो इसका जिक्र आएगा। सर एसक्यूएल पे भी काम की चीज़ है ना, अगर आपको डुप्लीकेट रिकॉर्ड डिलीट करना है तो उसके लिए भी काम आ सकता है। हो भी सकता है डुप्लीकेशन पकड़ने के लिए, लेकिन कंस्ट्रेंट लगे तो डुप्लीकेशन क्यों हो रही है? कंस्ट्रेंट पे भी कंस्ट्रेंट के बगैर हो जाए। बगैर हो जाती ना, फिर उसका हल होता है हमारे पास, वो भी हम देख लेंगे। खैर, तो बहरहाल ये जो आपका रो आईडी जो है, ये आपका किसी भी जो रिकॉर्ड है टेबल के अंदर, किसी भी टेबल के अंदर, चाहे आपका खुद का बनाया हो या फिर बिल्ट इन जो भी बनाया हुआ है, इनका फिजिकल एड्रेस होता है। फिजिकल एड्रेस का मतलब क्या है? ये जो EMP का टेबल है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका कोई ना कोई एक नंबर है पीछे असाइन होता है हर ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट नंबर, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ओरेकल की डेटा फाइल्स में कहीं ना कहीं स्टोर हुआ होगा। ओरेकल की डेटा फाइल को हम क्यूरी के जरिए देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर ये जो DBF नाम की फाइल्स पड़ी हैं, ये ओरेकल की फाइल्स हैं फिजिकली, जहाँ पर डेटा स्टोर होता है आपका। तो एक तो ऑब्जेक्ट नंबर होता है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, एक होता है फाइल नंबर, तो कौन सी फाइल का है। फिर आता है कि इस फाइल में, फाइल क्या चीज़ होती है? डेटा फाइल, कलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स, उसमें कौन से ब्लॉक के अंदर ये डेटा पड़ा हुआ है, और उस ब्लॉक में भी उसका एड्रेस होता है। एक ब्लॉक के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स या रोज हो सकती हैं, ठीक है। तो ये पूरा एड्रेस जो है वो रो आईडी के अंदर
छुपा हुआ है जिसकी बेस पर ऑरिकल सर्चिंग कर रहा होता है। आप जो भी लिख रहे हैं उसको नहीं पता EMP क्या है, उसको नहीं पता कि E-name क्या है, उसको ये भी नहीं पता कि हायर डेट क्या है, या आप जो वैल्यू दे रहे हैं ये क्या है। वो बैक पर जो है इस कोड की बेस पे सर्चिंग कर रहा होता है। इसकी कोड या बाइनरी दो। ये हम इंडेक्स पढ़ेंगे, वहाँ पर फिर मैं बताऊंगा। असल में इंडेक्सिंग में ये पूरा आता है, फिर उसमें हम बात करेंगे इसकी। एन्क्रिप्टेड फॉर्म है ये? नहीं, इंक्रिप्टेड नहीं है ये आपका ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। असल में ये कितने कैरेक्टर्स हैं टोटल? 18, 6, 6, 12, 3, 15 और 3, 18 होते हैं। सेलेक्ट लेंथ ऑफ रो ID फ्रॉम। अच्छा, ये आप और देखें, गौर से देखें, ये तमाम अलग अलग है, कोई भी एक नहीं है। हाँ। ठीक है, ये सेम नहीं होती, हर रो का एड्रेस अलग है। ऐसा हो सकता है तमाम रिकॉर्ड्स एक ही टेबल के अंदर है, स्टार्टिंग के अगर आप देखें तमाम आपको एक ही नज़र आ रहे हैं, बल्कि यहाँ काफ़ी आगे तक इस वजह से नज़र आ रहे हैं क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही डेटा फाइल के अंदर है, एक ही ब्लॉक के अंदर है, लेकिन ब्लॉक के अंदर उनकी लोकेशन अलग अलग है, इस वजह से अलग है। लास्ट वाली दो सबकी चेंज। वो इस वजह से कि कोई ब्लॉक एड्रेस है, यानी कि 18 कैरेक्टर। ये आपकी डेटा फाइल है, डेटा फाइल के अंदर ब्लॉक्स होते हैं, ये ब्लॉक है, और ब्लॉक के अंदर भी डिफरेंट रोज आपकी पड़ेंगी। कोई रिकॉर्ड यहाँ पड़ा है, हर रिकॉर्ड का अलग अलग एड्रेस। वो जो एंड के 3 कैरेक्टर्स हैं वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये हम खुद भी डेटा टाइप बना सकते हैं, लेकिन इसका कोई पर्पस नहीं है। ठीक है, अगर मैं किसी कॉलम की डेटा टाइप में रो ID लिख दूंगा वो रो ID बना देगा, लेकिन हमारा कोई पर्पस नहीं है उसको बनाने का, ऑरेकल इसको खुद मैनेज कर रहा होता है। और ये क्वेश्चन है कि सबसे फास्टेस्ट मेथड क्या है डेटा को एक्सेस करने का। सबसे फास्टेस्ट मेथड होता है क्यूरी करें आप डेटा को रो ID के जरिए। अगर मैं लिखूं, इसको मैंने कॉपी किया, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर रो ID इक्वल टू, ये सबसे फास्टेस्ट मेथड है। लेकिन हम तो रो ID याद ही नहीं कर सकते ना, हम क्या IDs याद करते रहेंगे? टेबल के अंदर तो हर एक की रो ID अलग है। ठीक है, तो उसका फिर मैकेनिज्म होता है, इंडेक्सिंग जो करते हैं उसके अंदर रो ID मेंटेन कर रहा होता है वो। तो ये कुछ डेटा टाइप्स हैं आपके पास। इसमें एक और डेटा टाइप है, वो डिटेल वाले में मेंशन होती है, वो है N4 या N/2 मल्टीबाइट। जो आपके इंग्लिश से हटके जो लैंग्वेजेस हैं उनको स्टोर करने के लिए जो डेटा टाइप है वो ये है। ठीक है, वैसे तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जो है उसकी जो आपकी इंग्लिश से हटके कोई भी लैंग्वेज है, जैसे आपने देखा होगा कि SMS एक 160 कैरेक्टर का होता है नॉर्मल। उर्दू SMS आप देखें, छोटा से लिखा होता है, ऊपर लिखा होता है 3 मैसेज के बराबर। क्यों? वो ज़्यादा जगह ले रहे होते हैं, तो उसके लिए जो डेटा टाइप आप यूज़ करते हैं वो N/2 होती है। तो अब इसमें हम टेबल क्रिएट करके देखते हैं। टेबल कैसे क्रिएट होता है? हमने एक टेबल क्रिएट करने के लिए कहा क्रिएट टेबल और टेबल का नाम DPT बन जाएगा। DPT बस बैठ जाएगा। वो पीछे से आवाज़ आई तो तुम्हें बोला, वरना हम नहीं बोलते। कहाँ, किधर हो? अच्छा, DPT के नाम का टेबल नहीं बनेगा क्योंकि इस नाम का टेबल ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो अगर मैं लिख दूँ डिपार्टमेंट्स, तो अब क्या होगा? बन जाएगा। डिपार्टमेंट्स के नाम का तो टेबल पहले से मौजूद है। हाँ, कौन सा यूज़र है? हाँ, तो लेकिन HR के पास भी तो डिपार्टमेंट्स के नाम का टेबल है ना। डिपार्टमेंट_ID नाम का टेबल है वहाँ पे। हम क्या बना रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? क्रिएट टेबल, टेबल का नाम डिपार्टमेंट्स। बन जाएगा? क्यों? वजह मैं ये कह रहा हूँ डिपार्टमेंट्स नाम का टेबल तो पहले से मौजूद है ना। यूज़र कौन सा है? वो किसके यूज़र में है? तो बन जाएगा, बन जाएगा ना। हर एक का डेटा अलग अलग है, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं। तो इसमें हमने रखा department_ID। कॉलम का नाम, इसकी डेटा टाइप क्या है? हमने कहा नंबर। नंबर में 3 डिजिट में हमने रख दिया। 3 डिजिट का मतलब 999 डिपार्टमेंट्स आप अपनी कंपनी में ऐड कर सकते हैं। और देन डिपार्टमेंट का नाम,
वर्चार 230 कर दिया हमने। और लोकेशन हमने ये DPT वाली रखी है, तो ये वर्चार 2 में होती है, वर्चार 220 और ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। ये आपका टेबल क्रिएट हो गया। अगर अब मैं लिखूँ रोल बैक, ठीक है, और मैंने लिखा डिस्क्राइब डिपार्टमेंट्स। हाँ भाई, क्या होगा? इस क्यूरी के अगेंस्ट क्या एरर आएगा? क्या है? क्यों एरर क्यों नहीं आएगा? रोल बैक कर दिया मैंने। आप बताएं। हाँ हाँ, इस कमांड के अगेंस्ट में एरर क्या लिखा हुआ आएगा? हाँ, बस क्या लिखा हुआ है? तो ये मैं पहले पता करना चाह रहा हूँ ना। या मैं अगर ये कहूँ कि क्या ये कमांड चलाने पर कोई एरर आएगा भी या नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं है। 4 बंदों ने बोल दिया, आप क्या जवाब है? रोल बैक करेंगे तो validate नहीं होगा। हाँ, वजह इस वजह से क्योंकि 4 बंदों ने बोला है। रोल बैक करेंगे तो वापस नहीं आएगा। डिटेल स्टेटमेंट है ना आपकी, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम, कमेंट जो है आपकी डिटेल स्टेटमेंट है। आपने एक बार परफॉर्म कर दी, चौथी बार बता रहा हूँ इसी क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये रोल बैक नहीं होती, ये सेम यही क्वेश्चन आपका पेपर में आएगा। ये मैं तभी मैं बता रहा हूँ कि टेबल बनेगा, रोल बैक की कमांड चलेगी और बाद में डिस्क्राइब की कमांड चलेगी। फिर आपसे यही पूछ रहा हूँ, वहाँ कोई बताने वाला नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर आपको खुद फैसला करना है। ठीक है, तो ये आपका टेबल बन गया। लेकिन इस टेबल के अंदर कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि कोई भी कॉलम में नल छोड़ दूँ, हो सकता है। कोई भी कॉलम जो है उसमें डुप्लीकेशन हो जाए, हो सकती है। कोई भी कॉलम जो है किसी से भी लिंक नहीं है, यानी कि अगर मैं लिख दूँ इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट्स, ठीक है, और सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम DPT, क्या होगा? 5 रिकॉर्ड वहाँ से उठे, यहाँ पर आ गए। यही कमांड दोबारा चला दी मैंने, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, डुप्लीकेट कर दिया उसने, क्योंकि इस पर किसी भी किस्म की चेकिंग नहीं है, सिर्फ हमने सिंपल सा टेबल बना दिया। ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं आज। नेक्स्ट क्लास तक आप जो है नेक्स्ट क्लास से पहले तक सिंपल एक स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा सा जहन में आ जाए। फिर हम इसमें कंस्ट्रेंट लगाएंगे। कंस्ट्रेंट क्या होता है पहले तो हमें ये पता चलेगा, फिर किस तरह से हम कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं कि डिपार्टमेंट आईडी के अंदर डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। डिपार्टमेंट नेम जो है, अब एक आप कंपनी के अंदर कोई डिपार्टमेंट रखेंगे तो उसकी एंट्री करने का मतलब है कि ये नाम लिखना ज़रूरी है, वो लिखना है। फिर उसके अंदर एम्प्लॉयज़ का टेबल बनेगा तो उसके अंदर क्या रिस्ट्रिक्शन लगानी है। एम्प्लॉयज़ का मैं टेबल बना रहा हूँ, तो उसमें हायर डेट जो है आप जो लिखेंगे वो ज़ाहिर है आप आज के दिन में ही हायर कर रहे हैं, आज की डेट लिखेंगे, अगली डेट नहीं लिख रहे, आप गलत तो नहीं लिख रहे। इस टाइप की चीज़ हो सकती है। आप ये कर सकते हैं कि आपके पास पता है आपके पास 4 जॉब्स हैं, ठीक है, और अगर आपने 4 के अलावा कोई और एंट्री की, वो वहाँ पर रोक दे उसको कि भाई ये कौन सी जॉब आप एंटर कर रहे हैं। ये हो सकता है। आपकी कंपनी की पॉलिसी है कोई भी एम्प्लॉय का मिनिमम सैलरी 5000 होनी चाहिए। अब किसी ने सैलरी 4000 लिखी, उसको वहीं पे रोक दो। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो हम कंस्ट्रेंट के ज़रिए कंट्रोल करते हैं। तो वो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह देखेंगे। सर एक सवाल जी। असाइनमेंट से रिलेटेड, आपने एक सवाल दिया था